आरक्षण खत्म करने का सबसे आसान तरीका है कि आरक्षण को लगातार नए नए समूह तक फैलाते जाइए। ईडब्ल्यूएस, महिलाएं, दिव्यांग, अलग अलग उपवर्ग, धीरे धीरे लगभग हर समूह किसी न किसी आरक्षण का पात्र बन जाएगा। जब सब आरक्षित होंगे तब वास्तव में कोई भी आरक्षित नहीं रहेगा। 1950 भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। फैसला था आरक्षण। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह व्यवस्था 75 साल बाद भी भारतीय राजनीति और समाज की सबसे बड़ी बहस बनी रहेगी। मेरा सवाल यह नहीं है आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं, यह राजनीतिक प्रश्न है। मेरा प्रश्न पब्लिक पॉलिसी का है कि आरक्षण खत्म कैसे होगा। जो यूपीएससी के लिए जरूरी है और जो विवाद का समाधान चाहते हैं उनके लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि कानून बनाकर आरक्षण खत्म किया जा सकता है। आरक्षण समाप्त होने के प्रश्न का उन्हें सबसे आसान उत्तर लगता है कानून बदल दीजिए। दूसरा उत्तर है संविधान संशोधन कर दीजिए। तीसरा उत्तर है सरकार बदल दीजिए। लेकिन इनमें से कोई भी उत्तर वास्तविक नहीं है। केवल कानून बनाकर आरक्षण समाप्त नहीं किया जा सकता है। स्टेट आरक्षण को क्यों नहीं खत्म कर सकता? अधिकांश लोग इसका सबसे आसान उत्तर समझते हैं वोट बैंक। आरक्षण की चर्चा होते ही सबसे लोकप्रिय उत्तर सामने आता है कि नेताओं को वोट चाहिए, इसलिए आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। यह बात सुनने में आकर्षक लगती है, कुछ सच्चाई भी है। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी सरकार करोड़ों मतदाताओं को प्रभावित करने वाली नीति को हल्के में नहीं ले सकती। यदि आरक्षण केवल वोट बैंक की राजनीति होता तो अलग अलग विचारधाराओं की सरकारें आई हैं, उन्होंने समान रूप से इसको क्यों बनाए रखा? स्वतंत्रता के समय भारत केवल एक गरीब देश नहीं था, बल्कि वह सामाजिक रूप से विभाजित समाज भी था। जाति, क्षेत्र, धर्म और सामाजिक असमानताओं से भरे समाज को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में बदलना किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। आप संविधान का प्रियम्बल पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक सर्वप्रभुत्व डैश 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 देश बनाना चाहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं संविधान स्वीकार करता है कि भारत जो है वो नेशन इन मेकिंग है, एक देश है जो राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे समय में केवल संविधान लिख देना पर्याप्त नहीं था, लोगों को यह विश्वास भी दिलाना था कि यह राज्य उनका भी है। यहीं से रिप्रेजेंटेशन का विचार केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि स्टेट की वैधता का प्रश्न बन जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक राज्य की वैधता केवल संविधान से नहीं आती, वह इस विश्वास से आती है कि राज्य की संस्थाएं पूरे समाज का रिप्रेजेंटेशन करती हैं या नहीं। अगर कोई समुदाय लगातार यह महसूस करे कि प्रशासन, शिक्षा, न्याय आदि निर्णय लेने वाली संरचनाओं में उसके प्रवेश द्वार बंद हैं, तो उसका राज्य पर विश्वास कमजोर होने लगता है। और जिस दिन नागरिकों का विश्वास कमजोर होने लगा, उस दिन लोकतंत्र की वैधता भी समाप्त होने लगती है। इसलिए यह वह पॉइंट है जिसे आरक्षण के समर्थक समझते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते, और विरोधी अक्सर देख ही नहीं पाते हैं। राज्य आरक्षण को इसलिए नहीं बनाए रखता कि उसे कुछ सीटें बांटनी है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आरक्षण उसके लिए रिप्रेजेंटेशन, लोकतांत्रिक विश्वास और राष्ट्रीय एकीकरण का एक साधन है। फिर भी हाइपोथेटिकली अगर हम मान लें कि आरक्षण अचानक से खत्म कर दिया जाए, तो भी कई तरह की समस्याएं आएंगी। बहुत से लोग ज्यादा से ज्यादा ये सोचते हैं कि इससे जाति हिंसा हो सकती है, जाति टकराव हो सकता है। लेकिन इस संदर्भ में पूना पैक्ट को याद करना आवश्यक है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक सामाजिक समझौता था। ध्यान रखने की बात है कि अगर पूना पैक्ट नहीं हुआ होता तो धीरे धीरे पृथक राजनीतिक पहचान एक पृथक धार्मिक पहचान में बदल सकती थी। तो यह सिखों की तरह हिंदू धर्म का एक और विभाजन हो सकता था। भविष्य में भी यदि आरक्षण एक तरफा ढंग से समाप्त हो जाए तो अनुसूचित जाति के लोग बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। आरक्षण खत्म करने का सबसे आसान तरीका है कि आरक्षण को लगातार नए नए समूह तक फैलाते जाइए। ईडब्ल्यूएस, महिलाएं, दिव्यांग, अलग अलग उपवर्ग, धीरे धीरे लगभग हर समूह किसी न किसी आरक्षण का पात्र बन जाएगा। जब सब आरक्षित होंगे तब वास्तव में कोई भी आरक्षित नहीं रहेगा। यह पॉलिसी का डाइल्यूशन है, लेकिन यह स्वस्थ समाधान नहीं है, यह निगेटिव एग्जिट है। यदि ऐसा होगा तो आरक्षण समाप्त नहीं होगा बल्कि फैल जाएगा। यह देखने में एग्जिट मॉडल लगता है, लेकिन यह एक्सपेंशन मॉडल है। इससे भविष्य में और भी समस्याएं होंगी। विक्टिमहुड मानसिकता बढ़ सकती है और नए नए समूह अलग अलग आरक्षण की मांग कर सकते हैं। अगर हमें कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक समाधान की ओर आगे बढ़ना है तो हमें एक समग्र नेशनल डेप्रिवेशन इंडेक्स यानी कि राष्ट्रीय अभाव सूचकांक बनाना पड़ेगा, जिसमें जाति को पूरी तरह हटाना भी गलत होगा
और केवल जाति पर टिके रहना भी गलत होगा। राष्ट्रीय अभाव सूचकांक के 3 स्तर होंगे। पहला ऐतिहासिक अभाव, जिसका वेटेज 50% तक हो सकता है। दूसरा फैमिली वंचना, जिसका 25%। तीसरी चीज है इंडिविजुअल वंचना, इसका भी वेटेज 25% हो सकता है। ऐतिहासिक अभाव का मतलब है एससी, एसटी, ओबीसी और विशेष रूप से वंचित जनजातियां। फैमिली अभाव या परिवार की वंचना के सूचक होंगे परिवार की आय, संपत्ति, माता पिता की शिक्षा, इनको घटक के रूप में रखा जा सकता है। इंडिविजुअल वंचना के सूचकों में दिव्यांगता, ग्रामीण या रिमोट क्षेत्रों में पढ़ाई, प्रथम पीढ़ी के स्नातक जैसी चीजों को शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार ऐतिहासिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत तीनों को मिलाकर एक इंडेक्स बनेगा, जिसमें जाति महत्वपूर्ण होगी लेकिन अकेली नहीं रहेगी। यहां जाति एक वेरिएबल है, कैटेगरी नहीं। अब ये 100 अंकों का वंचना सूचकांक बन गया और इसको परीक्षा में मल्टीप्लायर के रूप में वेटेज दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई मल्टी डायमेंशनल अभाव या वंचना से गुजर रहा है। कोई एक व्यक्ति जो एससी है, रिमोट एरिया में रह रहा है, महिला है, दिव्यांग है, तो ऐसा नहीं है कि हम हर वंचना के अंक जोड़ते चले जाएं। इसलिए कुछ लोग कैप की बात करते हैं कि वंचना का एक कैप होना चाहिए। मान लीजिए 100 मार्क्स का एग्जाम है तो वंचना सूचकांक, अभाव सूचकांक 30 या 40 मार्क्स का होना चाहिए। लेकिन कैप से बेहतर तरीका है डिमिनिशिंग रिटर्न का रूल। इसका अर्थ यह है कि पहली और सबसे बड़ी वंचना का 100% लाभ मिलना चाहिए। अगर उसको दूसरी वंचना है तो उसका लाभ 80% मिलना चाहिए, तीसरी का 60, चौथी का 40। मान लीजिए पांचों का अधिकतम अंक 10-10 है तो पहली का 10, दूसरी का 8, तीसरी का 6, इस तरीके से, यानी उस व्यक्ति को पांचों वंचनाओं का लाभ मिलेगा, पर अनियंत्रित रूप से ये एक्स्ट्रा लाभ में कन्वर्ट नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि आरक्षण की एग्जिट पॉलिसी का फ्रेमवर्क कैसा होगा। रिजर्वेशन 2.0 जो एग्जिट पॉलिसी है उसमें सबसे पहला पिलर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव का। संविधान में एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़ना चाहिए कि राज्य का कर्तव्य केवल सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियां विकसित करना भी होगा जिनमें भविष्य में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए जातीय पहचान पर निर्भरता क्रमशः कम होती जाए। यही वह वाक्य है जिसकी भारतीय नीति में कमी है। आज आरक्षण के कई उद्देश्य बताए जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन, सामाजिक न्याय, अवसरों की समानता, ऐतिहासिक अन्याय का सुधार। समस्या ये नहीं है कि उद्देश्य अनेक हैं, समस्या ये है कि उन्हें प्राथमिकता के क्रम में कभी परिभाषित नहीं किया गया। तो संसद द्वारा स्पष्ट किया जाए कि आरक्षण के आधिकारिक उद्देश्य क्या हैं और उनकी सफलता किस आधार पर मापी जाएगी। एग्जिट पॉलिसी का दूसरा पिलर होगा नेशनल अपॉर्चुनिटी इंडेक्स, राष्ट्रीय समान अवसर सूचकांक। भारत में केवल जाति ही असमानता का कारण नहीं है। स्कूल, लैंग्वेज, सोशल कैपिटल, माता पिता की शिक्षा, रीजनल डिफरेंस, डिजिटल पहुंच, ये सभी अवसरों को प्रभावित करते हैं। इसलिए इन सबको मिलाकर एक अपॉर्चुनिटी इंडेक्स बनाया जाना चाहिए। इसमें शिक्षा, सामाजिक गतिशीलता, सार्वजनिक संस्थानों तक पहुंच जैसे संकेतकों को शामिल किया जाए। एग्जिट पॉलिसी का तीसरा पिलर होगा ट्रांजिशन। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि कहते हैं कि कल से रिजर्वेशन खत्म। ये कभी नहीं होगा। इसे क्रमिक रूप से खत्म करना होगा। पहले 5 वर्ष में 90% पुरानी व्यवस्था रहे, 10% नहीं रहे, फिर 80, 70, इस तरीके से धीरे धीरे परिवर्तन होगा। इसे फेज ट्रांजिशन कहेंगे। चौथा पिलर होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी मिशन। अगर यह लागू नहीं किया गया तो पूरा मॉडल असफल हो जाएगा। इसके लिए स्टेट को यूनिवर्सल मिनिमम अपॉर्चुनिटी तय करनी पड़ेगी, यानी राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को कम से कम विद्यालय, इंटरनेट, लाइब्रेरी, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सुरक्षित आवास की सुविधा मिले। यदि शुरुआत समान होगी तो भविष्य में विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता भी घटेगी। इसमें सपोर्ट बिफोर सिलेक्शन भी शामिल होगा। आज राज्य सीट देता है, लेकिन इस पॉलिसी में राज्य तैयारी भी देगा। सभी को निःशुल्क कोचिंग, लैंग्वेज सहायता, मेंटरशिप, इंटर्नशिप, करियर काउंसलिंग, ताकि चयन केवल आरक्षण पर निर्भर ना रहे।
5वां पिलर होगा एग्जिट पॉलिसी की हर 10 वर्ष पर समीक्षा हो और समीक्षा के लिए इंडिकेटर्स पहले से तय होने चाहिए, जैसे ग्रुप ए सेवाओं में रिप्रेजेंटेशन, एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन। यदि किसी समूह के लिए लक्ष्य पूरे हो गए तो उसके लिए नीति का नेचर यानी प्रकृति बदली जा सकती है। 6th पिलर होगा इंडिपेंडेंट सोशल जस्टिस कमीशन। इसमें राजनेता निर्णय नहीं लेंगे, एक संवैधानिक आयोग बनाना पड़ेगा जो हर 10 वर्ष में डाटा जारी करेगा, यानी नीति की समीक्षा भावनाओं पर नहीं प्रमाण पर होगी, आंकड़ों पर होगी। उसकी सिफारिश के बिना आरक्षण नीति में बदलाव नहीं होगा। आयोग सेक्टर वाइज रिव्यू करेगा, यानी सभी क्षेत्रों में एक जैसा निर्णय नहीं दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि मेडिकल शिक्षा में रिप्रेजेंटेशन संतुलित है तो अलग नीति की जरूरत है, यदि न्यायपालिका में असंतुलन है तो अलग नीति की जरूरत है। ये हो गई आरक्षण के वैकल्पिक मॉडल की बात। वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में भी सुधार की बात की जा सकती है। आज के मॉडल में क्या सुधार किया जा सकता है? इनमें से बहुत सी चीजें, बहुत से सुझाव पब्लिक डिबेट में पहले से ही उठती रही हैं। इनमें से कुछ संवैधानिक रूप से सरल हैं, कुछ अत्यंत डिस्प्यूटेड और जटिल हैं। पहला है एससी एसटी में क्रीमी लेयर पर बहस। ओबीसी में क्रीमी लेयर है, एससी एसटी में नहीं। यहां दिक्कत यह है कि एससी एसटी का आरक्षण केवल आर्थिक सामाजिक नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक भेदभाव के कारण भी है। यहां यह प्रश्न उठता है कि आरक्षण का उद्देश्य व्यक्ति है या पूरा समुदाय। एससी समुदाय के भीतर क्रीमी लेयर का विरोध करने वालों का तर्क यह है, ऐसा नहीं है कि वे लाभ नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनका प्रमुख तर्क यह है कि जाति गरीबी से खत्म नहीं होती। उनका कहना है कि एक एससी आईएएस अधिकारी या प्रोफेसर भी अपनी जाति के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह का सामना कर सकता है। उनका सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि यदि शिक्षित और स्थापित एससी परिवार आरक्षण से बाहर हो गए तो प्रशासन, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय आदि में एससी की उपस्थिति घट सकती है। आज का पहला लाभार्थी कल का रोल मॉडल है। समुदाय के भीतर से निकले आईएएस, डॉक्टर अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा और नेटवर्क बनाते हैं। उन्हें बाहर करने से यह प्रक्रिया कमजोर पड़ सकती है। सुधार की जो दूसरी बात की जाती है वह है इंटरजनरेशन क्वालिटी। इसमें यह देखा जा सकता है कि जिन परिवारों को पहले से पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल चुका है और जिनमें अभी भी पहली पीढ़ी उच्च शिक्षा या सरकारी सेवाओं तक नहीं है, उनके बीच प्राथमिकता संतुलित कैसे की जाए, यानी कि पहली बार आने वाले परिवारों को प्राथमिकता मिले। तीसरी बात सब कैटेगरी की जाती है। ओबीसी में कुछ जातियां 90% तक लाभ ले जाती हैं। यही बात एससी एसटी के लिए भी कुछ राज्यों में कही जाती है। इसीलिए ओबीसी में मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और एससी में अति पिछड़े एससी की बात की जाती है। यहां आरक्षण के लाभार्थी समुदाय के भीतर यह आशंका रहती है कि यदि वो आपस में बंट गए तो पूरे समुदाय की राजनीतिक शक्ति कमजोर हो सकती है। आरक्षण के सुधार को लेकर जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय होता है कि आरक्षण को जाति से हटाकर आर्थिक आधार पर कर दो। जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं उन्हें यह सुनने में आकर्षक लगता है क्योंकि यह उनके हितों के अनुकूल है। पर ध्यान रखने की बात है कि गरीबी और सामाजिक भेदभाव या सामाजिक बहिष्कार एक ही चीज नहीं है। दूसरी बात है कि आरक्षण के मामले में मेरिट का तर्क हमेशा उठाया जाता है। यह तर्क आर्थिक आधार पर भी लगेगा। क्या कोई गरीब व्यक्ति है, कोई रिक्शा चलाता है, तो केवल इस आधार पर उसे प्राथमिकता दे दी जाए, उसे एसडीएम बना दिया जाए? मौजूदा परिस्थितियों में और एससी वर्ग की आशंकाओं के मद्देनजर एक तरीका, एक ट्रांजिशन फेज का तरीका यह भी हो सकता है कि यह तय किया जाए भारत में कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जहां रिप्रेजेंटेशन लोकतांत्रिक आवश्यकता है और कहां नहीं। एक मॉडल यह भी हो सकता है कि राजनीतिक आरक्षण यथावत चलता रहे ताकि इन वर्गों का राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन बना रहे। शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण को धीरे धीरे बदलकर बहुआयामी वंचना आधारित मॉडल की ओर ले जाना चाहिए। इससे राजनीतिक आवाज और प्रतिनिधित्व भी बना रहेगा और सामाजिक समूहों को यह आश्वासन मिलेगा कि उनकी राजनीतिक भागीदारी समाप्त नहीं हो रही है। नौकरी और शिक्षा में वास्तविक वंचना मॉडल लागू करने से कुछ परिवारों तक लाभ सीमित रहने जैसी आलोचनाओं का समाधान भी मिल जाएगा और जनरल वर्ग की जो निराशा है, अन्याय का बोध है, उसमें भी कमी आएगी। जनरल वर्ग की जो निराशा है उसके भी कारण वास्तविक हैं, क्योंकि वह व्यक्ति को न्याय की इकाई मानता है। वह सोचता है कि मैंने अधिक मेहनत की, अधिक अंक लाए, फिर भी मुझे समान अवसर नहीं मिला। उसके लिए न्याय का अर्थ है सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसे नियम।
जबकि आरक्षण प्राप्त करने वाला वर्ग समुदाय को न्याय की इकाई मानता है और इसलिए वो ऐतिहासिक असमानता और वर्तमान सामाजिक बहिष्कार को मूलभूत नियम मानता है। इस प्रकार जनरल वर्ग की वास्तविक समस्या आरक्षण नहीं बल्कि यह विश्वास है कि राज्य ने व्यक्तिगत न्याय की कीमत पर सामूहिक न्याय चुना है। अब अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या जनरल वर्ग को आरक्षण खत्म करने के लिए आंदोलन करना चाहिए? बहुत से लोगों का कहना है कि आंदोलन से आरक्षण खत्म नहीं होगा और सामाजिक विद्वेष बढ़ेगा। कोई भी प्रमुख राष्ट्रीय दल SC, ST, OBC आरक्षण खत्म करने के एजेंडे पर चुनाव नहीं लड़ता। इसके विपरीत कई दल आरक्षण के विस्तार, उपवर्गीकरण या नए आरक्षण की बात करते हैं। आज भारतीय राजनीति में आरक्षण एक अधिकार के रूप में स्टेब्लिश हो चुका है, इसलिए इसे समाप्त करने की राजनीतिक लागत बहुत अधिक है और कोई भी दल अपनी पॉलिटिकल डेथ नहीं चाहेगा। यहां जो तर्क हैं वे आरक्षण की नैतिकता पर नहीं बल्कि राजनीतिक अनिवार्यता पर हैं। यानी तर्क यह नहीं है कि आरक्षण सही है या नहीं, बल्कि यह है कि आरक्षण का विरोध बेकार है क्योंकि राजनीति इसकी अनुमति नहीं देती। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह स्टेट से कोई प्रश्न पूछने से मना करता है और पूरी की पूरी जिम्मेदारी समाज पर डाल दी जाती है, जबकि सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्टेट की है। इसका मतलब यह हुआ कि आरक्षण हटाने की मांग करना बेकार नहीं, लेकिन यह मान लेना कि कोई सरकार इसे समाप्त कर देगी भारतीय लोकतंत्र और राजनीति की वास्तविकताओं को नजरअंदाज करना है। राज्य से प्रश्न जरूर करना चाहिए, नहीं तो वह हर सामाजिक समस्या का उत्तर आरक्षण में खोजने लगेगा। बेरोजगारी आरक्षण, गरीबी आरक्षण, क्षेत्रीय पिछड़ापन आरक्षण, लैंगिक असमानता आरक्षण। राज्य की जिम्मेदारी पूरी, हमने प्रतिनिधित्व दे दिया, लेकिन स्कूल नहीं सुधरे, स्वास्थ्य नहीं सुधरा, स्थानीय अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी, सामाजिक भेदभाव कम नहीं हुआ। तो जब तक राज्य से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, राज्य का उत्तरदायित्व तय नहीं होगा। इस प्रकार से आरक्षण का प्रश्न केवल सामाजिक नीति का नहीं, राज्य की नीति का भी है। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।